248वां नंबर पूरे भारत में। जया शर्मा हमारे साथ बहुत ही होनहार बेटी बैठी हैं। इससे पहले डीएसपी पद पे ये नियुक्त हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना रथ रोका नहीं तो आपने वो कर दिखाया जो सबका लगभग सपना होता है, हर बच्चे का, हर बच्ची का। आईएएस आईपीएस मैं भी बनूं, तो ये जो आईएएस आईपीएस बनने का था, इससे पहले आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ गया था। अब डीएसपी पद पे काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है डीएसपी की, तो संतुष्ट क्यों नहीं हुई? वजह क्या रही? एक एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो एक बैकअप प्लान के लिए लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, तो टारगेट यही था हमेशा से, तो इसलिए मैंने और दोबारा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। जो सिविल सर्विसेज है उसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक पावरफुल पोजीशन है, तो वही मुझे था कि पब्लिक के साथ डील करके वहाँ पे जिस भी ज़िले में मैं जाऊँ एक अच्छी छाप छोड़ूँ, तो वही पब्लिक डीलिंग का ओरिएंटेशन थी। तो आईएएस और आईपीएस ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस थी। आप तो मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी है इतने महंगे स्कूलों में पढ़ के वही आईएएस आईपीएस बनेंगे? बाकी सरकारी स्कूलों में पढ़ के कोई नहीं बन सकता। जो एग्ज़ाम को समझता है और जिसमें पेशेंस और हार्डवर्क, ये दो चीज़ें हैं, और एक जज्बा है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक ही करना है, तो वो लोग कोई भी, वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, तो वो क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी आपको? कुछ मेरे दिन ऐसे जाते थे जिसमें मैं शायद 1 घंटा भी नहीं पढ़ती थी, और कुछ दिन में मैं बिल्कुल सीरियसली मेरी पढ़ाई हो रही है। तो डेफिनेटली, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपने गोल को लेकर। मेरे हिसाब से कि जो सपोज एक सिलेबस है उसको कवर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मूवीज़ बहुत देखी है मैंने, मतलब ये लोग बोलते हैं कि आपको सब छोड़ना होता है, बट मैंने तो शायद एग्ज़ाम से पहले भी मूवीज़ देखी है। मतलब रिजल्ट आ रहा होता था तो भी मैं मूवीज़ ही देख रही होती थी उस टाइम पे। तो मैंने मूवीज़ देखी है, नॉवेल्स पढ़ती थी। तो सबका मन होता है बाजार में जाएं, घूमें, गोलगप्पे खाएं, पुराना रिश्तेदार की शादी है वहाँ पे जाएंगे, खा के आएंगे, डांस करके आएंगे। उनको अवॉइड किया फिर लगातार जाते रहे? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल हर चीज़ छोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं ऐसी कोई शादी या कुछ फंक्शन आ रहा है जो मैंने शायद छोड़ा हो। बट हमें अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं है कि शादी है तो फिर आप 5 दिन रही शादी में आप बिल्कुल लग जाएं और पढ़ाई को भूल जाएं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, उनका सपना था आईएएस आईपीएस बनने का, तो नहीं बन पाते, चलो मान लेते हैं। क्या उनके रास्ते वहाँ बंद हो जाते हैं? क्या उसके आगे जिंदगी खत्म हो जाती है उनकी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को गैदर करिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेट करती हैं, उसमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम हिसार में मौजूद हैं, और हिसार के बड़वा गांव से रहते हिसार में हैं, लेकिन गांव से आज भी टच हैं। 248वां नंबर पूरे भारत में। जया शर्मा हमारे साथ बहुत ही होनहार बेटी बैठी हैं, जो 248वां नंबर पूरे भारत में आईएएस आईपीएस अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें 248 नंबर काफ़ी बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जया शर्मा, इनके पिताजी प्रमोद शर्मा, दादाजी डॉक्टर रुद्रमणि शर्मा, इनके माताजी पिताजी तो कहीं बाहर गाँव काम से गए हैं, माताजी इनकी ताई जी मेरे साथ मौजूद हैं, और जया शर्मा मेरे साथ खास बातचीत में हैं। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे पहले डीएसपी पद पे ये नियुक्त हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना रथ रोका नहीं, और इच्छा कभी पूरी होनी नहीं चाहिए। निरंतर आदमी को बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें सुकून और इच्छा पूरी हो जाती है आदमी वहीं ठहर जाता है। अब जया शर्मा से पूछेंगे आगे का क्या प्लान है इसके बाद। जया शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। थैंक यू सो मच। जया कहें आपको? जी जी बिल्कुल। चलो पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी एसपी साहब बनने वाली है, कभी डंडा वंडा लेके रास्ते में फिर थोड़ा सा, तो मैं आपको सलूट करता हूँ बेटी, क्यों आपने वो कर दिखाया जो सबका लगभग सपना होता है, हर बच्चे का, हर बच्ची का।
IAS IPS मैं भी बनूं। तो ये जो IAS IPS बनने का था, इससे पहले आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ गया था। अब DSP पद पे काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है DSP की, तो संतुष्ट क्यों नहीं हुई, वजह क्या रही? पहली वजह तो मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विसेज जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसकी तरफ रुझान था। पापा मेरे ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि इस तरफ जाइए। तो मेन तो इसी का टारगेट था। वो एक एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो एक बैकअप प्लान के लिए लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, तो टारगेट यही था हमेशा से, तो इसलिए मैंने और दोबारा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट द रैंक। मन संतुष्ट नहीं था उस समय? जी नहीं, बहुत अच्छी, अभी जया और चलना है आगे तेरे को। अभी बहुत अच्छा पोस्ट मिली थी उस पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड। बट डेफिनेटली जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो 248वां रैंक प्रयास पहला या दूसरा था आपका, या तीसरा था? जी मेरा ये तीसरा प्रयास था। तीसरा जी। तीसरा प्रयास। 248वां रैंक अच्छे खासी रैंक है, और शायद 271 280 के आसपास इतना तो रैंक मतलब टॉप क्लास में जाता ही है। उसके बाद बाकी नौकरी सेम है, सैलरी सेम है, सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैटर्न, यानी कि जय शर्मा, जन सेवा का ये होता है कि आपकी जो पोस्ट होती हैं, आपको पब्लिक डीलिंग अच्छी लगती है, इसका मतलब, क्योंकि पब्लिक डीलिंग अभी पूरा सिस्टम आपके नीचे रहेगा लंबा चौड़ा, तो पब्लिक डीलिंग सही है आपके लिए? जी एक्चुअली मेरा कॉलेज और जैसे मैंने मास्टर्स किया है IIT दिल्ली से, तो उसमें मैं हमेशा से ही लीडरशिप पोजीशंस पर रही हूँ। तो लीडरशिप रोल्स में मेरे लिए बहुत मुझे सेटिस्फाइंग लगता है। तो और सिविल सर्विसेज उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है मेरे लिए सूटेबल है सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विस में जय आपको लगता है कि कई ऐसी भी होती हैं भाई, एकांत में जैसे रेलवे की होगी, अपना सैलरी वही सब कुछ, लेकिन वहाँ एक पब्लिक की डीलिंग नहीं होती, तो आप वहाँ उधर, या फिर आप राजदूत बन के जा सकते थे, और भी कई चॉइस थी आपके लिए, तो इसी को ही क्यों चुना आपने, कि क्यों? वही वजह है क्योंकि एक रहा था कि ओरिएंटेशन की जो सिविल सर्विसेज है उसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, एक पावरफुल पोजीशन है। तो वही मुझे था कि पब्लिक के साथ डील करके वहाँ पे जिस भी ज़िले में मैं जाऊँ एक अच्छी छाप छोड़ूँ, तो वही पब्लिक डीलिंग का ओरिएंटेशन थी। तो IAS और IPS ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस थी। जी। सबसे पहले रिजल्ट आया, आपका रिएक्शन क्या था? मम्मी का, या आप इनके साथ थे या अकेले थे, तो फिर कैसे, क्या रिएक्शन है? मैं शायद साथ थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि जस्ट मम्मा मेरे साथ में लेटे हुए थे, वो सो रहे थे, एंड द मोमेंट शी एंटर्ड आउट, वो रूम से बाहर गए तो तुरंत रिजल्ट आ गया था, एंड आई शाउटेड कि मम्मा हो गया है, तो फिर शी केम। मम्मा हो गया है, या फिर सोते सोते मुक्के मक्के मारे मम्मा पे, दे दनादन दे दनादन, मम्मी ने पूछी लड़की तो पागल होगी, क्या हो गया पता नहीं है, वो भूत भूत का चक्कर हो गया, ऐसा तो नहीं था? नहीं बाद में बताओ मम्मी रिजल्ट आ गया, मैं इसलिए मार रही हूँ। नहीं, काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि रिज़ल्ट आ जाएगा कल, एक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं मम्मा को भी आभास था कि आ जाएगा। मैंने बताया तो नहीं था कि आज ही आने वाला है, मुझे तो खैर पता था, बट वही है कि माँ को पता होता है कि बच्चे को जो भांप लेते हैं, तो शी न्यू इट समवेयर। मैंने बस बेचैनी थी मम्मी? जी जी, और चक्कर इधर उधर है, रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आया तो मम्मी का रिएक्शन क्या था चेहरे का, कुछ आपने देखा होगा? शी वॉज वेरी हैप्पी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गले लगाया, बहुत खुश हुए थे, उनको समझ ही नहीं आया कि अच्छा फाइनली एग्ज़ाम क्रैक हो गया है। तो फिर पापा को बुलाया उन्होंने फटाफट से, तो यही रिएक्शन था। ये देख लीजिए, बहुत प्यारी फैमिली है, 2 बहन 1 भाई, अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है। पिताजी जॉब करते हैं, मम्मी ने जप्फी पाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और खुशी के आंसू लगातार टपकते रहे। और ये सोचिए 5-7 मिनट तो माहौल ऐसा रहा, बस ये मत पूछिए, मम्मी बेटी, बस बहुत अच्छा खासा माहौल। अच्छा, ये शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से शुरुआत की? गाँव बड़वा से, या फिर हिसार से की, या फिर दिल्ली वगैरह कहाँ से, पहली कक्षा से कहाँ से शुरुआत की?
नहीं, मेरा जो पूरा स्कूलिंग है, बर्थ ब्रॉट अप मेरा हिसार में ही हुआ है, हिसार शहर में। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT दिल्ली। जया, चलो बहुत अच्छी बात है, आप तो मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी है इतने महंगे स्कूलों में पढ़ के वही IAS IPS बनेंगे? पक्की सरकारी स्कूलों में पढ़ के कोई नहीं बन सकता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग है, मैं बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, मैं अच्छे स्कूल्स में गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आके भी बहुत अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं। आई थिंक जो एग्ज़ाम को समझता है और जिसमें पेशेंस और हार्डवर्क, ये दो चीज़ें हैं, और एक जज्बा है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक ही करना है, तो वो लोग कोई भी, वो किसी भी बैकग्राउंड से आए तो वो क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। हमारे साथ जया बनी हुई खास बातचीत में। और इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना एक सपना सा होता है, क्योंकि कई बीच में ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कई बीच में पढ़ाई को छोड़ जाते हैं, कोई बीच में। लेकिन जया ने साफ शब्दों में कहा है, पैसा रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सोने की तरह आग में जल के निखरता है तो वो करना पड़ेगा आपको। भूख प्यास सब, यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्त सबको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जया जैसी बनना पड़ेगा। आप ये नहीं है रसगुल्लों की प्लेट ये रखी है, देख लीजिए प्लेट हमारे सामने रखी है, अब ये प्लेट हम खाएंगे गपा गप मेरे पेट में चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ये UPSC की बातचीत हो रही है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है। पहले अपने दिल को समझाइए, सोचिए और पूरे परिवार से बातचीत कीजिए, और फिर सीधा सीधा 3 4 5 साल लगा दीजिए। ऐसा नहीं है, पहले प्रयास में बहुत बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जया से काफ़ी बातें पूछेंगे, कौन सी किताब पढ़ी इन्होंने वो भी जानेंगे, कौन सी किताब पे फोकस रखा वो भी जानेंगे, यूट्यूब से कितनी पढ़ाई की इन्होंने देख देख के ये भी जानेंगे। तो इनकी मम्मी मेरे साथ बनी हुई खास बातचीत। जी, क्या नाम? नीतू शर्मा। तो बेटी को ये प्रेरणा आपसे या पिताजी से या फिर ये आपको? पापा से अपने पापा से मिली है इसको। हाँ जी। अब कभी नहीं कहा कि बेटी क्या कर रहे हो या क्या पढ़ रहे हो? अपन ये नहीं कहा बेटी ठीक है अपने अगले घर जाना है, ठीक है अपने? नहीं जी, इसका एम यही है, एम यही था कि UPSC क्रैक करना है, वो इसने किया है जी। हाँ जी। तो कह रही मम्मी की आंखों में ये आंसू धारा लगातार बह रही थी खुशी में? वो खुशी के आंसू थे जी। हाँ जी, खुशी के आंसू, ऐसा ही होता है जी। सच्ची बताना दिल पे हाथ रख के, आपने कभी सोचा था कि मेरी बेटी इतना बड़ा कर सकती है? कर सकती है, सोचा था, ऐसा लग रहा था इसके। बचपन से इतनी इंटेलिजेंट रही है इसकी। बचपन से ही इतनी शरारती रही? हाँ जी। नहीं, शरारत नहीं थी, शरारत बिल्कुल नहीं थी, मतलब होशियार थी बचपन से। इसका बचपन देख के ही हमें लगता था कि कुछ नहीं, ये लगता था कि कुछ ना कुछ करेगी बिटिया हमारी है। हाँ जी। तो बचपन में थोड़ा सा शरारती भी रही हैं आप पीटती भी थी? नहीं जी। अच्छा, 2-4 बार तो पीटा हो? नहीं जी। नहीं जी, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। इसके ताई जी ने साथ ही, हमारे बच्चे तीनों चारों बच्चे इकट्ठे ही पल्ले बड़े हुए हैं जी। ज्वाइंट, मम्मी भाऊजी साथ, ताई जी ताऊ जी सबकी लाडली, ताई जी सबकी लाडली है जी। ये सबकी लाडली है, सब बच्चों की भी सबसे ज़्यादा बच्चे? हाँ जी। हाँ जी, बच्चों में सबके बहन भाइयों सारे इसके प्यार करते हैं जी ऐसे। तो सब इनकी मानती भी? हाँ जी, मानते हैं। छोटी बहनें दोनों मानती हैं, इसको भाई भी मानता है जी, है कि बातें मानता है वो। तो आज कैसा लग रहा है बेटी खास टॉप पे इंडिया के अंदर? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। क्या कहे। हाँ जी, इसका सपना पूरा हुआ है जी। जया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी आपको? देखिए, पहले जो DSP अपॉइंटमेंट हो गई थी उसकी जानना चाहेंगे, उस समय कैसे रह गए आप, मतलब थोड़ा सा चूक कैसे गए? फिर उसके बाद आपने दोबारा ट्राई की, फिर आप तीसरे प्रयास में आप क्लियर कर गए UPSC? देखिए, पहली बात तो कि मेरा इस मामले में
थोड़ा फिक्स नहीं है कि जैसे बच्चे अगर कुछ बता सकते हैं कि हम रोज़ 10 से 12 या 8 से 10 घंटे करते थे, कुछ कुछ मेरे दिन ऐसे जाते थे जिसमें मैं शायद 1 घंटा भी नहीं पढ़ती थी, और कुछ दिन में मैं बिल्कुल सीरियसली मेरी पढ़ाई हो रही है। तो डेफिनेटली, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपने गोल को लेकर। मेरे हिसाब से कि जो सपोज एक सिलेबस है उसको कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप फिर दिन में घंटे बांट लीजिए कि 10-10 घंटे पढ़ के करना है, या एक दिन में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अगले दिन उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सुनने में बहुत आता है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रोज़ एक ही टाइप के घंटे की पढ़ाई करनी होती है। बट वही है कि वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी कि अगर मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखी कि 8-8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं सब, बट मुझे लगा कि मैं से अगर किस दिन 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी फॉर मी। अगर मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं पूरा दिन मम्मा को परेशान करती थी, तो मैं नहीं पढ़ती थी उस दिन, और अगले दिन अपने आप आ जाता है कि नहीं, गोल को लेके डेफिनेटली मैं सीरियस थी। तो अब ये मुझे संभालना है, कल का लॉस हुआ है उसको कवर अप करना है। तो यानी कि ऐसा है 7-8 घंटे तो जरूरी हो जाता है लगभग, अगले दिन कवर करना पड़ता है। हाँ, कवर करना है, पढ़ाई तो चाहिए, घंटे तो देने हैं, वो आप किस भी तरह डिवाइड करें, क्योंकि जब एक किताब है उसको पढ़ने में एक एवरेज इंसान को जितना समय लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। सुबह कितने बजे उठते थे, रात को कितने बजे सोते थे? कोई ऐसा मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं है, मतलब मैं इतना लेट भी नहीं, तो डिसेंट टाइम होता था कि 6, 6:30, कभी 7 भी बज जाते थे, विंटर्स हैं तो रात को मुझे लेट सोने की आदत हो गई थी, तो मैं अराउंड 12 बजे तक सो जाती। पढ़ाई करते थे? नहीं, मैं 10 बजे के बाद बहुत कम पढ़ाई करती थी, थोड़ा क्योंकि ब्रेक चाहिए होता है। तो दिन में ज़्यादा करते थे पढ़ाई? हाँ, दिन में ही रहती थी पढ़ाई ज़्यादा। तो उसमें उस दरमियान आप क्या टीवी वगैरह देखते थे, गपशप करते थे मोबाइल पे, या फिर मम्मी पापा के साथ? मेरा बहुत टाइम, क्योंकि मैं यहाँ घर पे नहीं, मैंने दिल्ली रहकर तैयारी की है, तो मोस्टली मेरा पूरी तैयारी मैं अकेले रही हूँ, और मोस्टली मैं यूट्यूब से ही, मतलब जो भी मैं जब पढ़ नहीं रही होती थी तो मैं यूट्यूब देख रही होती थी, या मैं अपनी मम्मा से बात करती थी। मैं मम्मा से बहुत बात करती थी कि दिल्ली से जब मेरे को कभी भी मुझे लो फील हो रहा होता था तो या फिर मूवीज़ बहुत देखी है मैंने। मतलब ये लोग बोलते हैं कि आपको सब छोड़ना होता है, बट मैंने तो शायद एग्ज़ाम से पहले भी मूवीज़ देखी है, मतलब रिजल्ट आ रहा होता था तो भी मैं मूवीज़ ही देख रही होती थी उस टाइम पे। तो मैंने मूवीज़ देखी है, नॉवेल्स पढ़ती थी, तो ये सब। नॉवेल्स पढ़ना जरूरी है? नहीं, मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है नॉवेल। ये जो क्राइम वाली नॉवेल्स, या फिर वो क्या बोलते हैं? नहीं, मतलब हर तरह की नॉवेल्स, थ्रिलर, सस्पेंस। तो हमें थोड़ी थ्रिलर पसंद थी, वो ज़्यादा पढ़ते थे। जया मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, और मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को, क्योंकि अक्सर हम हरियाणा प्रदेश में हर जगह गए हैं, राजस्थान, यूपी तक, हर जो IAS IPS का एग्ज़ाम क्लियर किया, CS का, उससे बातचीत करवाई है, लेकिन 99% फिल्म नहीं देखना, बात नहीं करना, अलग अलग थोड़ी लोगों की थी। लेकिन टीवी देखना तो किसी ने नहीं कहा, मोबाइल पे मूवी देखना तो आज तक हमें कोई नहीं मिला, हमने कभी देखी है। मम्मी पापा के साथ गपशप करना, बाहर घूमने चले जाना, दोस्तों से बात करना, लेकिन फिल्म का बात तो कभी हमने सोची ही नहीं। लेकिन जया ने फिल्म देखी है, खूब देखी है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो मनोरंजन तो करना पड़ता है। तो जया ने आपके सामने ये भी बोल दिया है कि एग्ज़ाम थे, जब भी मैं तो मूवी देख लेती थी, एग्ज़ाम घोषित हुआ उसके जब भी हम मूवी देख रहे थे, उससे पहले भी मूवी देखती थी, खूब देखती थी। गोल फिक्स नहीं है, पहले दिन पूरे दिन नहीं पढ़ी, दूसरे दिन उन्होंने कवर किया, ये भी इन्होंने साफ बताया है। जया, यूट्यूब से कितनी सामग्री निकाली? यूट्यूब से मैंने पढ़ने का मटेरियल तो नहीं, बट शुरुआती तौर पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लोग बाकी जो टॉपर्स हैं वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। बट इवेंचुअली मेरी जो ज़्यादा तैयारी है वो किताबों से ही पढ़कर हुई है। कौन सी किताब पे ज़्यादा, कौन सी किताब ज़्यादा? NCERT पे भरोसा करें? इसमें भी मेरा थोड़ा अलग रहा है। मैं आपको बता दूं, NCERT को लेकर बताता हूँ, आज साल 1000 बच्चों का इंटरव्यू किया, सब ने NCERT पे फेथ किया, भरोसा किया है। अब आपकी थोड़ी मैं जानना चाहूँगा।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने एनसीईआरटीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बट बहुत जो 11th-12th की बहुत ज़रूरी जो एनसीईआरटीज़ हैं, 1-2 किताबें हैं, मैंने सिर्फ उनको किया है। जो यूजुअली बोला जाता है कि 6th to 12th सब एनसीईआरटीज़ कवर करनी होती है, तो वो तो मैंने नहीं किया है। तो जो बहुत 1-2 सब्जेक्ट्स की ज़रूरी एनसीईआरटीज़ हैं, तो उसको मैंने कवर किया। कौन सी किताब पे भरोसा करें जो आपने पढ़ी है, बच्चों को पता चल पाए आपने इस किताब पे फेथ किया, इस पे ज़्यादा फोकस रखो, यहाँ से हम कुछ बहुत अच्छा खासा मटेरियल हम मिल सकता है इसमें? किताबें तो फिर सब्जेक्ट वाइज होती हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक बुक सब लोग बताते हैं, तो वो ही है। और ज्योग्राफी के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी 11th-12th क्लास की। उसके बाद मैंने जैसे गूगल नेट को बहुत यूज़ किया है कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता था, तो नेट पे सर्च करके कुछ भी अगर डेटा या फिर कुछ मटेरियल आ रहा है तो उसको यूज़ मैंने ज़्यादा किया है, रादर देन कि सिर्फ किताबों पे बिल्कुल अड़े रहना। यानी कि भरोसा कर सकते हैं, यूट्यूब से मटेरियल ले सकते हैं, नेट से मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने ये भी कहा खाली यूट्यूब के सहारे IAS बने हैं, कोई किताब की यूज़ नहीं किया, खाली मात्र यूट्यूब के सहारे। देखिए, हर 1000 बच्चे निकले हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो मैं डिनाई नहीं करूँगी। डेफिनेटली हो सकता है कि किसी ने, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, तो ये तो है कि करा जा सकता है। बट आंसर राइटिंग वगैरह के लिए थोड़ा मुझे लगता है कि किताबों को देखना, थोड़ा उससे टच में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए वो वर्क किया। तो इसके अलावा जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते थे आप या फिर लेट तक सोते रहते थे? नहीं, मेरा डिसेंट टाइम था उठने का, अराउंड 6 to 7 के बीच में उठ जाता था। तो इस दरमियान मैं ये और जानना चाहूँगा, सबका मन होता है बाज़ार में जाएं, घूमें, गोलगप्पे खाएं, फलाना रिश्तेदार की शादी है वहाँ पे जाएंगे, खा के आएंगे, डांस करके आएंगे, आज बुआ के है, आज फूफा भैया मामी है, आज चाचा भतीजा, इनको अवॉइड किया या फिर लगातार जाते रहे आप? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि मैंने ये सब चीज़ें करना गलत नहीं है। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल हर चीज़ छोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं ऐसी कोई शादी या कुछ फंक्शन आ रहा है जो मैंने शायद छोड़ा हो। बट हमें अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं है कि शादी है तो फिर आप 5 दिन वहीं शादी में आप बिल्कुल लग जाएं और पढ़ाई को भूल जाएं, तो आप जाइए, थोड़ा तो चेंज चाहिए होता है, बट लिमिट से जाइए, फिर आके आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। तो इस तरह से छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल कि ये नहीं है 3 दिन 4 दिन रिश्तेदार के वहीं पड़े रहे और 1 हफ्ते बाद पहुंचे हम, जब तक सारा पीछे का गुड़ गोबर हो जाए पूरा ऐसा तो जी, ऐसा, हाँ, ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो जया, आप पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप तो यहाँ इस मुकाम पे पहुँच गए हैं, तो और बच्चे भी चाहते हैं हम भी आपकी तरह कुछ ऊपर उठे। तो एक बात फेलियर होते हैं, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप चलो आप तो फेलियर नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं उनका सपना था IAS IPS बनने का, वो नहीं बन पाते, चलो मान लेते हैं, क्या उनके रास्ते वहाँ बंद हो जाते हैं? क्या उसके आगे जिंदगी ख़त्म हो जाती है उनकी? कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या वो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और सब बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और सब मेहनत करते हैं, बट हमारी कंट्री में और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, मतलब इस एग्ज़ाम में फ़ेल होना। स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को गैदर करिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेट करती हैं, उसमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जय को सलूट करता हूँ, क्योंकि रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। जय ने साफ शब्दों में बोल दिया, बहुत ऐसी जगह हैं हमारे जहाँ पे आप IAS IPS से बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपके सारे रास्ते, सारे ऑप्शन खुले हैं वहाँ भी। भगवान एक रास्ता बंद करता है लेकिन 4 रास्ते खोल देता है। आप कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि कोई ज़रूर नहीं IAS IPS ही लगे, वहाँ से आपकी शुरुआत होती है और IAS IPS अच्छा जगह मिलेगी आपको, अच्छा कर सकते हैं आप,
लेकिन मायूस नहीं होना किसी समय। कई बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वजह क्या है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई काफ़ी लंबी हो, कोई ज़रूर नहीं है पहले प्रयास में हो गए हम, 4-4 5-5 कोई छठे में भी हो जाता है। तो क्या उन बच्चों को क्या कहना चाहिए ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं? एग्ज़ाम का डिप्रेशन में जाने का रीज़न है क्योंकि इसमें हमको कोई इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 साल तक तो सिर्फ एग्ज़ाम चलता है। जो मैंने प्रारंभिक परीक्षा है वो पिछले साल दी थी, तो आज रिज़ल्ट आया 1 साल बाद। तो जब हमको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखें। वो कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं, बी इट फैमिली और फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू देम। तो एक सपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जैसे ही आप गिरने लगे तो आपको वो संभाल सकें, दोबारा आपका गोल याद दिला सके कि क्यों स्टार्ट किया था, कहाँ आप फॉल्टर कर रहे हो, आगे जाइए। बात कहना चाहूँगा, आप तो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, अभी बड़ी चेयर मिलेगी, आगे पीछे लाख बतिया की गाड़ियाँ होंगी, बहुत बड़े ऊंचे पद पे होंगे। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता। बात कैमरे के सामने बहुत अच्छी करते हैं, आप भी मेरे साथ बहुत अच्छे इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्सी होती है ना, कुर्सी चाहिए बहुत बुरी चीज़ होती है। जिसको कुर्सी बैठ जाता है ना, वो फिर नीचे सब कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं उन लोगों को। वो अच्छी तरीके ना तो कोई न्याय कर सकते हैं, खुद के माँ बाप भी मिलने के लिए तरसने लगते हैं। तो जया कुछ क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए? थोड़ा सा आप कैसे न्याय करेंगे? क्योंकि न्याय वो होता है जो पीछे एक गरीब व्यक्ति खड़ा है फटे पुराने कपड़े में, जिसके पास कुछ नहीं है, और वो रोज़ आता है रोज़ आता है रोज़ आता है रोज़ आता है आपके पास। वो न्याय नहीं मानता हम। अगर छठे दिन काम किया, 6 दिन वो अपनी मजदूरी छोड़ के आया, किसी से पैसे लेके आया, और आगे हमारे जैसे लोग खड़े हैं, डायरी, जेब में पेन, सूट बूट में, और वो पहले अपने सोर्स से या फिर किसी का फ़ोन करवा के अपना काम करवा के चलते बनते हैं। वो बेचारा दुखी हारा वापस घर जाता है, फिर सुबह आता है। तो ये क्या कब तक चलता रहेगा ये कल्चर? कब तक लोग पीसते रहेंगे? ये कब तक गरीब आदमी ऐसे ही मरता रहेगा, लूटता रहेगा? आप कहते हैं हम युवा हैं, देश को बदलेंगे। मैं सलूट करता हूँ, देश को बदलेंगे, बदलना चाहिए हमारा देश, लेकिन ये बदलाव कब होगा, कब? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो यूपीएससी बॉडी है, उसने जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि ट्रेनिंग जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह की हम ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इन सब वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे अफसर के दफ्तर में अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। हमको ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है, मतलब ये एग्ज़ाम की तैयारी में एग्ज़ाम है। तो जो प्रोसेस ही है वो बहुत रॉबस्ट है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है जो एक्सपेक्टेड है जिनसे कि वो न्याय करेंगे ऐसे लोगों के साथ। और मेरा पर्सनली भी यही है कि एक जज्बा है कि जिस भी मैं ज़िले में मुझे काम करने का मौका मिले, स्पेशली जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके प्रति मैं न्याय की, जैसे आपने बात करी, तो मेरा भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक न्याय मैं दिला पाऊँ। कोई भी अगर मेरे ऑफिस में आता है तो बहुत जो एक कायदे के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, और लॉ के दायरे में रह के मेरी जो समझ है मैं उसमें काम करना चाहूँगी। जया को सलूट करता हूँ, और हम भी आशा करते हैं इनके जो ये वचन हैं कुर्सी पे बैठने के बाद और काफ़ी समय बाद, ये ही इनके वचन रहे, ये सोच रहे। नहीं, कुर्सी की सनक और कमांडो लाल बत्तियाँ बड़े बड़ों का दिमाग चकरा देती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। और भगवान से मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जया शर्मा की यही मेंटेलिटी रहे आखिर तक। वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, लेकिन ये चक्कर भी हो ना नेताओं का, ये कहीं ना कहीं फ़ोन करके इतना प्रेशर बना देते हैं कि शरीफ अफसर को काम करने ही नहीं दिया जाता। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी समझ में जो सरकार है वो काफ़ी प्रयास कर रही है हर तरह से जो हमारा सिस्टम है उसको और बेहतर बनाने की। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वर्चुअल मीडिया, वो सब यूटिलाइज़ हो रहे हैं, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी।
तो मुझे विश्वास है सिस्टम पे, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिस्टम पे विश्वास बना रहे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिस्टम को बेटर बनाते रहें। तो यही। तो जया, जब कभी मायूस होते थे, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता तो कौन सा गाना गुनगुनाते थे? काफ़ी सॉन्ग्स थे। तो कोई फेवरेट सॉन्ग? एक जो सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा रहता था, बंदिया करके एक सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग। तो जया, कुछ और कहना चाहेंगे? भारत के लोग ये सब देख रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हैव अ ड्रीम। जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो वही लोग सुन रहे हैं कि हैव अ ड्रीम एंड देन हैव अ फेथ दैट यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। हैविंग फेथ इन वन सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, मुझे लगता है। जी, क्या कहेंगे? बेटी तो वो कहते ना, अरे यार मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। तो पूरा परिवार ऐसे तन तो नहीं गया? नहीं कैसे घमंड में आ गया हो, हमारी बेटी तो IAS IPS बन गई है अभी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटी वाली बेटी भी अभी पीछे पीछे आ रही है। हाँ जी, वो भी तैयारी है। वो DU में PhD कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बेटा बेंगलोर BTech कर रहा है कंप्यूटर साइंस से। हाँ जी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बेटियों का सपना बहुत बड़ा बड़ा होता है। आपने तो जया को पूरी आज़ादी दी, पूरी छूट दी, इन्होंने तो वो करके दिखा दिया। वो कहते हैं ना, मारी छोरी छोरा तक कम नहीं से। एक फिल्म आई थी हरियाणवी की, तो मारी छोरी छोरा तक कम नहीं से। तो हुआ है IFS का जी है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा। इसका भी इसने क्लियर किया है एग्जाम जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका भी इंटरव्यू है। अच्छा, हाँ जी। माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? और बच्चियाँ हैं जिनके सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो दबा दिए जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं जी, पेरेंट्स को रोल होता है इसमें काफ़ी। बच्चे को जब भी डिप्रेशन में आए तब यही रहे कि बच्चा डिप्रेशन में ना आए किसी तरह से भी। पेरेंट्स को यही ध्यान रखना तो चाहिए। कभी जया रात को पढ़ती थी तो आप ये नहीं कहती थी बेटी सो जा, बावली हो जाए, ज़्यादा मत पढ़े? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसका टाइम टू टाइम रहा है जी, ऐसा कुछ भी दबाव नहीं रहा है इसके ऊपर। आप इनका चाय पानी दूध पानी का पूरी रात जैसे समय आप ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना, हमारे घर का यही रूल है जी। हाँ जी, ऐसा यूँ नहीं है 2-2 ढाई बजे तक जग के बच्चे पढ़े खाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आज जया के साथ मौजूद थे, और रुद्रमणि, डॉक्टर रुद्रमणि शर्मा इनके दादाजी हैं, बड़वा गांव से आते हैं, और जया शर्मा हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत त्याग करना पड़ेगा। चाहे आप किसी फील्ड में चले जाइए, हुनर तो दिखाना पड़ेगा। उसी के बाद कहीं ना कहीं दुख के बाद सुख आता है। थोड़ा सा दुख उठा लीजिए, पूरी लाइफ सुख ही सुख है, क्योंकि नो टेंशन नो डिप्रेशन। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।